नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज इस ऐसे टॉपिक में जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है बेटा। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इस बार दिसंबर 2023 में होने वाले पेपर में ये वाला टॉपिक जरूर 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 आएगा बेटा। लेकिन ये टॉपिक मुश्किल था, इसलिए कभी 11th क्लास, कभी 12th क्लास, कभी 12th क्लास, कभी 11th क्लास घूमता रहा बेटा। अंत में सीबीएसई या एनसीईआरटी को ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने फाइनली इसको आपके सिलेबस से आउट कर दिया 11th 12th में। बट हकीकत में ये टॉपिक इजी है। मेरे जैसा पढ़ाने वाला टीचर नहीं था बेटा, इसीलिए, और ना ये बात उनको पता थी। ये टॉपिक इजी है। आज सीए फाउंडेशन में ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखना आज की क्लास में खत्म भी हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा। डन। हो सकता है यूट्यूब पे डले तो 2 पार्ट में डल जाए, लेकिन आज हमारी वाली इस क्लास में ये टॉपिक अगले 3-4 घंटों में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा सर। ठीक, आओ समझते हैं सर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काम तो कर रही है, जो लोगों से पैसे ले तो रही है, जो पैसा खर्च तो कर रही है, जो लोगों से पैसा ले रही है, पैसा खर्च कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट कहती है कि हम प्रॉफिट नहीं कमाते। तो जब तुम प्रॉफिट नहीं कमाते तो ऑब्वियसली सी बात है गवर्नमेंट तुमसे टैक्स भी नहीं लेगी। गवर्नमेंट कहती नहीं, हम टैक्स नहीं लेंगे। तो अगर ये कुछ पैसा जो लोगों से लेती है, जैसे अगर मैं एक सेल्समैन होता और मैं अपना सामान बेचता, तो वो मेरे लिए क्या कहलाता? रेवेन्यू, सेल। लेकिन पता है वो यहाँ पे क्या कहलाता है? आओ लिखो सर। जो चीज ये लोग बेचते हैं या जो सर्विस देते हैं वो क्या कहलाती है? सेल या सर्विस को एनपीओ के अंदर पता है क्या बोला जाता है? एनपीओ के अंदर बोला जाता है सोर्स। बोला जाता है ये सोर्स है। कहने का मतलब कल को पी आनंद एकेडमी अपना एक ट्रस्ट बनाएगी जिसका नाम रखेगी पी आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट। हम वहां पे उन लोगों की मदद करेंगे जिनके पास पैसा नहीं होता है पढ़ने के लिए, लेकिन उस फंड में पैसा तो आप ही बच्चे दोगे। जो आप लोग अच्छे अच्छे पढ़ के बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच जाओगे तो आप अपनी इनकम का 1%, 2%, 5% तो वहां पे डोनेट करोगे ना। तो सर जो पैसा आएगा आपसे वो कहलाएगा सोर्स। अब उन पैसों से मैं करूंगा एक्सपेंडिचर, उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको बुक्स दिलाना, ड्रेस दिलाना। तो जब मैं ये सारा काम करूंगा तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं बेटा एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ एनपीओ में इसको बोला जाता है एप्लीकेशन। अब सर अगर मैं समझूं तो मुझे पूरा पूरा समझ में आ रहा है। पैसा आना इज सोर्स, पैसा जाना इज एप्लीकेशन। डन। अब सर जब आपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का नाम बदल दिया तो बहुत जाहिर सी बात है सर आप प्रॉफिट का भी नाम बदलोगे। हाँ जी सर, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट कमाते ही नहीं। लेकिन अगर एक्सीडेंटली प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट किस नाम से जाना जाता है बेटा? वो प्रॉफिट जाना जाता है सरप्लस के नाम से। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया और उनको अगर लॉस हुआ है बेटा, लॉस, तो वो लॉस किस नाम से जाना जाएगा? वो लॉस जाना जाएगा बेटा डेफिसिट के नाम से। बोलो सर, ये 4 बातें समझ में आई? सर पक्का ये 4 बातें मुझे समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ये भी बात समझ में होगा कि जो नॉर्मल कंपनीज होती है वो लोग क्या बनाती है बेटा? अपना फाइनल अकाउंट बनाती है। और फाइनल अकाउंट के अंदर वो लोग 3 चीजें बनाती है। कौन कौन सी चीज? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को असरटेन करने के लिए, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट उससे टैक्स ले पाए। तो यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट उनको कहती है हम तुमसे कोई टैक्स नहीं ले रहे सर, बट फिर भी तुम मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बना के दे तो दो कि आखिर तुम्हारे यहाँ पे कितने लोगों ने पैसा डाला। कहते हम प्रॉफिट, हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी तुम स्टेटमेंट बना के दो। तो ये लोग लड़ गए। ये कहते सर ऐसे थोड़ी होता है, आप नहीं बोल रहे, ये है वो। बोला अरे यार देखो कोई बात नहीं, तुम ना 3 चीजें मुझे दे दो। पहली चीज उनसे बोला कि आप हमें क्या दे दो? आप हमें दे दो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उन्होंने बोला ठीक है दे देंगे, डरते थोड़ी हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही क्या होता है सर? ये कैश बुक होता है सर। यही क्या होता है सर? कैश बुक होता है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन जो कैश बुक बनाती है, सेम नाम बदलकर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाती है एनपीओस बेटा। दूसरा बेटा इनको बोला हमने बनाने के लिए आप बना दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनको बनाने के लिए बोला, लेकिन इनको बात पता नहीं थी यही दूसरा नाम किसका है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रही थी, बट फिर भी मैं बनवा ले रहा था बेटा। तीसरी चीज जो प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाती है उसका नाम होता है बेटा बैलेंस शीट, और यहां पे भी इनको बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। सही है सर।
तो अब आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, वो आपके एग्जाम में आपको बोल सकते हैं कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दो, या बोल सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के दो, या फिर वो आपको बोल सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ बैलेंस शीट, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट आप बना के दे दो। और आप क्या बोलोगे, सर ये हमें आता है। सर आओ सीखते हैं सर कैसे आता है, इसको जल्दी से नोट करो। चलो सर, अब हम लोग पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। सर ये कैसे बनता है, ये रहा इसका फॉर्मेट। जैसे लेजर बनता है सेम वैसे ही होता है, बस लेजर में डेट का कॉलम बनता है, इसमें डेट का कॉलम नहीं बनता है बेटा। बस इसकी पहली वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग इसको बोलते हैं बेटा रिसिप्ट। अगले वाले कॉलम को बोलते हैं रुपीज वाला कॉलम, और उसके नेक्स्ट वाला होता है बेटा पेमेंट का कॉलम, और ये रुपीज का कॉलम। अब आप याद करो बेटा अपनी कैश बुक, आपको अपनी कैश बुक याद होगी। कैश बुक शुरू कहां से होती थी कि मेरे पास कितना पैसा ऑलरेडी है, कितना पैसा मेरे पास पूरे साल में अलग अलग जगहों से आया, उसमें से कितना पैसा मैंने खर्च कर दिया, और जो बचा हुआ है वो क्लोजिंग का पैसा है। पक्की बात सर समझ में आई। देखो सर, जब आपने पहली बार अपनी दुकान खोली होगी, आई मीन पिछले साल से अगले साल जब आपने शिफ्ट लिया होगा, तो आपके पास कुछ बैलेंसेज आए होंगे बेटा। यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस बीडी। बैलेंस किस किस चीज का हो सकता है सर, बैलेंस कैश का हो सकता है सर, बैलेंस बैंक का हो सकता है बेटा, बैलेंस आपके पास डिपॉजिट का भी हो सकता है। ठीक, बैलेंस किसी भी चीज का हो सकता है। इन तीनों बैलेंसेस को आप बाहर लिख दोगे, क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों बेटा ये कैश के फॉर्म में। डन। अब आपके पास पैसा कहां कहां से आएगा बेटा, लोग आपके पास मेंबरशिप लेंगे, क्योंकि आप ट्रस्ट हो, तो लोग आपके पास क्या ले रहे हैं बेटा, मेंबरशिप, और उससे आपके पास पैसा आ जाता है। ठीक, आपने कोई टूर्नामेंट वगैरह कराया, बच्चों का प्ले करवाया, कुछ भी ऐसा करवाया, लोगों ने आपको टिकट देके देखा है बेटा, तो आपके पास आ गया बेटा एंट्रेंस फीस। इसके अलावा आप सामने वाले से कहते हो कि भैया तुमको ना सब्सक्रिप्शन भी देना पड़ेगा। किस तरीके का सब्सक्रिप्शन, अगर आप उसके मेंबर बन गए हो तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको हर साल कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, पैसा यहां से भी आता है। इसके अलावा बेटा कोई आदमी आपको किसी दिन कुछ डोनेशन देके चला जाएगा, तो पैसा यहां से भी आएगा। डोनेशन स्पेसिफिकली होता है बेटा, लेकिन जो स्पेसिफिकली नहीं होता वो कहलाती है चैरिटी। इसका मतलब कोई आदमी आपको कभी चैरिटी भी दे के जा सकता है बेटा। डन सर, चैरिटी से भी पैसा आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पुराने एसेट वगैरह हैं जो बहुत टाइम से पड़े हुए थे, आपने उन एसेट्स को बेच दिया, तो पैसा वहां से आ गया। लिख दो बेटा टू सेल ऑफ एसेट। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिपॉजिट वगैरह है, आपने डिपॉजिट को बेच दिया, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, और अल्टीमेटली आपके दिमाग में बस इतनी सी बात चलनी चाहिए कि पैसा आ रहा है, जहां से भी आएगा उसको हम लोग रिसिट साइड में लिख देंगे बेटा। चलो सर समझ आ गया सर, पक्का पक्का समझ में आ गया। अच्छा, इसके अलावा अब आप करोगे पैसा खर्च। पैसा खर्च किस चीज में, अरे आप अपना ट्रस्ट चलाने के लिए कुछ लोगों को काम पे रखे हुए हो, तो आप देते हो उनको सैलरी। इसके अलावा सर आप बच्चों की लिस्ट वगैरह बनाते हो, तो आप करते हो सर स्टेशनरी का परचेज। बहुत बढ़िया बेटा, बच्चों के लिए आप बुक्स वगैरह भी परचेज करते हो, मैगजीन भी परचेज करते हो, तो बुक्स मैगजीन बेटा। इसके अलावा आप कुछ रेंट वगैरह भी पे करते हो, आप कुछ लॉकर के चार्जेस भी पे करते हो। आई मीन ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे आएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई एसेट परचेज कर लिया तो उससे भी पैसा आएगा बेटा, उससे भी पैसा जाएगा बेटा। डन। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई सर। इसके अलावा अगर आपने कोई टूर्नामेंट करवा दिया तो सर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से भी पैसा जाएगा। अब सर मुझे सारी बात समझ में आ रही है, ये तो बड़ा नॉर्मल है, इसको तो मैं यूं बना दूंगी, जानता हूँ बेटा आप यूं बना दोगे। डन। अब आपके लिए चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड हो गई। आपको करना क्या है बेटा, करना ही तो कुछ नहीं है इस वाले चैप्टर में, करना ही कुछ नहीं है। मतलब सर कुछ नहीं करने का मतलब, कुछ नहीं करने का मतलब इतनी सी बात है। ये देखो बेटा, अब आप क्या करोगे, इधर के सारे को टोटल लगाओगे, टोटल लगा के ये लिख दोगे बेटा इधर। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना पैसा था और कितना पैसा आया, उसमें से कितना पैसा आपने खर्च कर दिया। जब खर्च कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि आज की डेट में आपके पास इन इन चीज़ों का इतना इतना बैलेंस है बेटा। किन किन चीज़ों का, सर कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, और अगर आपने डिपॉजिट बेचे नहीं है तो डिपॉजिट का भी कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। इन तीनों को यहाँ पे लिख के बाहर लिख दोगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आई मीन आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो, ये यहाँ पे नहीं आता बेटा।
एक बच्चा मुझसे पूछा सर इसका बैलेंसिंग फिगर आ सकता है ना सर? मान लिया उन्होंने ओपनिंग कैश दे दिया, क्लोजिंग कैश नहीं दिया, तो जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो क्लोजिंग कैश होगा। लेकिन अगर उन्होंने क्लोजिंग का कैश दे दिया, ओपनिंग का नहीं दिया, तो बचा हुआ जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड में आएगा और वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैश। अब ये इतना आसान है कि आप ऐसे देखो कि मैं अब आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आप देखो ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो सर, सर दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो आपकी स्क्रीन पे भी ये पूरा आ गया होगा, आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा इसको देखते हैं सर। लिखा हुआ है द रिसीट एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। स्वराज नाम से क्लब है, उसने 31 मार्च 2020 एंड वाले डे में आपको कुछ बातें बताई हैं, जैसे कि उनके पास एंट्रेंस फीस 300 आई है, मेंबरशिप फीस 3000 आई है, डोनेशन क्लब बनाने के लिए 10,000 की आई है, उन्होंने कुछ फूड स्टफ बना के बेच दिए, उससे 1200 रुपये आ गए। ठीक है, फूड स्टफ का सेल लिखा हुआ है बेटा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने सैलरी और वेजेस पे किया है 1200 का, परचेज किया फूड स्टफ 800 का, बिजनेसमैन लोग हैं 800 की चीज़ 1200 में बेचते हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया क्लब पवेलियन का, जिसका खर्चा आ गया 11,000 का, जनरल एक्सपेंसेस हुए 6,600 के, रेंट और टैक्सेस पे किया उन्होंने 400 का, और बैंक चार्जेस कितने हैं? 160। आपको आई होप इसमें दिख रहा होगा कौन सा चार्जेस है, आई मीन कौन सा पेमेंट्स है और कौन सा रिसीट है। इसके अलावा वो एक और बात कहते हैं सर साल के शुरुआत में हमारे पास कैश इतना था 200 का, साल के शुरुआत में हमारे हाथ में जो कैश था वो 200 का था, और बैंक में कितने पैसे थे? 400 रुपये। लेकिन साल के एंड में मेरे पास कितना पैसा बचा है? 350, और बैंक में कितना बचा है? 590। तो अब अगर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन लेके बनाऊं, क्योंकि तुमने ओपनिंग का भी बैलेंस दे दिया और क्लोजिंग का भी बैलेंस दे दिया, तो अब जब मैं बनाऊंगा इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देखो बनाने के लिए कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो वो टैली करना चाहिए। अगर वो टैली नहीं करेगा तो मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। चलो सर जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। चलो नालायक बच्चों, ऐसे फॉर्मेट बन गया होगा। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन में। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले देखो आपके पास ओपनिंग में कैश कितने का था दोस्त? 200 रुपए का कैश कितने का है? 200 का। और आपके पास बैंक में कितना पैसा है? 400 का। तो इसको यहां पे लिख दो सर, टू बैलेंस बीडी। सर मेरे पास कैश है 200 का, और बैंक में कितना पैसा है दोस्त? 400। तो बाहर कितना आ गया? 600। बोले समझ में आया? हाँ जी सर, पक्का पक्का समझ में आ गया। 200 और 400 मैंने लिख दिया। इसके बाद शुरू से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपके पास एंट्रेंस फीस कितने की आई है दोस्त? सर एंट्रेंस फीस आई है 300 रुपए की, तो यहाँ पे लिख दो बेटा टू एंट्रेंस फीस। तीन सौ। अगला क्या है सर? आपके पास मेंबरशिप आई है 3,000 रुपए की, टू मेंबरशिप 3,000। अगला सर आपके पास क्या आया हुआ है? डोनेशन आया क्लब बनाने का 10,000 रुपए का, लिख दो बेटा टू डोनेशन 10,000। इसके अलावा बेटा आपके पास अगला क्या आया? सर आपने फूड स्टफ सेल किया है 1200 का, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो नीचे क्या आया था? फूड स्टफ आपने परचेज कितने का किया था? तो अल्टीमेटली आपने कितने पैसे कमाए थे? इसको ना ऐसे दिखाना होता है बेटा, लिखो टू फूड स्टफ सेल कितने की हुई? 1200 माइनस फूड स्टफ परचेज कितने का? 800। तो कितना आया सर? बोलो सर समझ आया? बोलो सर समझ आया? हाँ जी सर, पक्का 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 समझ में आ गया, पक्का पक्का पक्का। 3 बार में अगर पक्का समझ में आया तो अगला देखो सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, पैसा आया है कि गया है बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन, पैसा आया होगा कि गया होगा? पैसा आया होगा कि गया होगा? गया। लिखो बेटा कंस्ट्रक्शंस बाय कंस्ट्रक्शन कितने का? 11,000। नेक्स्ट बेटा उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंस 600 बाय
उसके बाद है सर रेंट एंड टैक्सेस 400। सर फिर क्या है, सर फिर है बैंक चार्जेस 160 बाय बैंक चार्जेस 160। सर सारे आइटम कवर हो गए, हाँ जी सर सारे आइटम कवर हो गए। अब क्लोजिंग में आपके पास कितने का बैलेंस है, 350 और 590, 350 और 590 यहाँ पे लिखो बेटा बाय बैलेंस बीडी कैश और बैंक 350 और 590 कितना आता है बेटा इसका टोटल 0489940। डन सर, मुझे सर पक्का पक्का समझ में आ गया, मैं जानता हूँ बेटा। अब क्वेश्चन आपका सही तब होगा जब दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा होगा। जरा देखना क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब सही है। सर आओ आप करो ना, सर आओ मैं करता हूँ ना बेटा। 11,000 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 160 प्लस 940 सही आ रहा है 13,100, 13,100। यहाँ पे भी देखो वही आना चाहिए 600 300 3,000 10,000 400 14,300 गलत आ गया क्या यहाँ? गलत आ रहा है? क्या गलती कर दी हमने? हाँ सैलरीज नहीं लिखा है, कहाँ है सैलरी? हाँ सैलरी 1,200 का यार, यहाँ लिखो ना, ये गलत करवा दिया। यहाँ लिखो बेटा बाय सैलरीज 1,200, तो ये 1,200 से बढ़ जाएगा 13,100 प्लस 1,200 कितना होगा 14,300। आ गया सर दोनों साइड, लिखो सर 14,300, ये आ रहा है सर 14,300 और इधर का भी टोटल आ रहा है 14,300। चलो सर जल्दी से नोट करो, जल्दी 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 इसको नोट करो बेटा। बोलो सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आया? अरे नलायक बोलो बोलो ना, रिसीट एंड पेमेंट समझ में आया? सर आपने बोला कि रिसीट एंड पेमेंट के बाद एक और चीज बनानी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है? फर्क है ना बेटा। देखो पता है ये रिसीट एंड पेमेंट क्या कहता है, कहता है पैसा जहां से आए जहां जाए हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्या कहता है, ये कहता है जितना आए, जितना आए लिखो बेटा, जितना जाए, जितना आए जितना जाए सब लिखो। क्या बोला इसने? इसने बोला जितना आए जितना जाए सब लिखो। डन। लेकिन सर अब आप बनाने वाले हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या कहता है? पहले बना ले या पहले लिख ले? पहले लिख लेते हैं बेटा ताकि उसकी क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। समझो मैंने किसी को सैलरी दी 12 महीने की, पर वो मेरे आगे गड़गड़ाने लगा, कहने लगा कि सर मेरी बीवी भाग गई है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, क्या आप मुझे 2 महीने का एडवांस और दे सकते हो? मैं कहा कोई बात नहीं यार, अब जब ये इतनी खुशी की बात है और तुझे जश्न मनाने के लिए 2 महीने का एडवांस चाहिए तो ले ले मेरे से। तो मैंने उसको 12 महीने की जगह कितने महीने की सैलरी दे दी? 14 महीने की। तो 2 महीने का मैंने उसको एडवांस दिया। रिसिट एंड पेमेंट कहता है कि आपने जितनी सैलरी दी 12 14 16 18 जितने महीने की आप सब लिखो, जितना आए जितना जाए सब लिखो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पता है क्या कहता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है जितना आना चाहिए और जितना जाना चाहिए बस वो लिखो। ये क्या कहता है? जितना चाहिए बस उतना लिखो, बस उतना लिखो, बाकी को आप हटा दो। कहता है अगर आपने किसी को एडवांस सैलरी दी, भैया हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम तो बस 1 साल के लिए बना रहे हैं कि 1 साल में क्या हुआ, हमसे 12 महीने लेंगे। अगर आपने किसी को 9 महीने की सैलरी दी, सर आपने गलती की है, आप 3 महीने का आउटस्टैंडिंग दिखाओ, लेकिन अपने को पूरा बताओ, अपने को ना ज्यादा ना कम, अपने को पूरा चाहिए, अपने को पूरा चाहिए। चलो सर एक बार देखते हैं सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। आओ सर बनाओ सर मेरे साथ फॉर्मेट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। चलो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा ये क्या बोलता है? सर ये बोलता है, आपने यहाँ पे बताया जितना चाहिए बस उतना लिखो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। सर कहने का मतलब, मान लेते हैं आपने बोला कि इस साल मैंने टोटल एक्सपेंडिचर किया, मतलब किसी को पैसा दिया,
कितना पैसा दिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आपने किसी को सैलरी दी, आपने वो यहां लिख दी। अब सर ये तो वो पैसा है जो आपने दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, यहां पे वो लिखो जितनी सैलरी देनी चाहिए, वो मत लिखो कि आपने कितना दिया, कितनी देनी चाहिए। अगर आपने कुछ पैसा कम दिया है, इस साल किसी की 12 महीने की सैलरी बनी थी, कितने महीने की, 12 महीने की, और आपने अगर 10 महीने की सैलरी दी है तो 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो अब आप वो दो प्लस आउटस्टैंडिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग कब का बेटा, करंट ईयर का, आप यहां पे ऐड करो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। बोलो समझ में आया, बोल दोस्त समझ में आया। इस साल मैंने कुछ सैलरी दी 10 महीने की, लेकिन 10 महीने की सैलरी देने के बाद मुझे पता चला 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर दी मैंने ऐड कर दी। बोलो समझ में आया। लेकिन एक चीज और समझना आप, क्योंकि मैं कई सालों से बिजनेस चला रहा हूं, इस साल जो मैंने सैलरी दी ना किसी आदमी को, उसकी सैलरी पिछले साल ही बकाया थी। ओ आई सी, मतलब मैंने इस साल मिहिर को सैलरी दी, बट मिहिर ने मेरे लिए कोई काम नहीं किया था इस साल, तो जो मैंने मिहिर को सैलरी दी, क्या वो मैंने इस साल के लिए दी है, वो कब के लिए दी है, पिछले साल की सैलरी मैंने इस साल दी, इसका मतलब वो इस साल की तो सैलरी नहीं है बेटा, तो वो वाली सैलरी घटा दो, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। पक्का कृष्णा मेरे भाई समझ में आई है। कृष्णा देख मुझे तेरे से भी बहुत उम्मीद है बेटा, बाकी तुम्हें किसी और से कोई उम्मीद है तो अलग बात है बेटा, इसको किसी और से उम्मीद है तो अलग बात है। डन सर, चले आगे। चलो सर अब अगला देखते हैं सर। एक वर्ड होता है बेटा प्रीपेड, जहां पे मैंने तुम्हें 13 महीने की सैलरी दे दी है, कितने महीने की, 13 महीने की, लेकिन यहां पे कितने महीने की लेनी होती है, 12, तो मैंने एक महीना फालतू दे दिया, तो वो मैं लेस कर दूंगा, लेस प्रीपेड, प्रीपेड करंट ईयर, वो माइनस कर दो। बोलो बात समझ में आई क्या, अरे बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ जी सर पक्का पक्का बात समझ में आई। अब ऐसे समझो किसी आदमी ने, मैडम मुझे पिछले साल किसी आदमी ने, मैंने किसी आदमी को पिछले साल इस साल की सैलरी दे रखी थी, मैंने मिहिर से काम इस साल करवाया, काम कब कराया दोस्त, इस साल, बट ये मुझसे ऑलरेडी पिछले महीने एडवांस लेके जा चुका था पिछले साल, तो वो जो सैलरी होगी मैंने पिछले साल किस साल के लिए दी थी, इस साल के लिए, तो इसका मतलब वो जो मैंने पहले प्रीपेड किया था वो इस साल के लिए था, वो यहां पे ऐड कर दो, ऐड प्रीपेड प्रीवियस ईयर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। और सर अब ऐसे आएगा, अब याद करो बेटा अपना फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में सर दो चीजें होती थी, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। हम आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे और प्रीपेड को लेस करते थे। बेटा जी मैंने यहां पे वही किया है, ये देखो मैंने वही किया है, आउटस्टैंडिंग को ऐड और प्रीपेड को लेस, लेकिन फाइनल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात करता था। लेकिन यहाँ पे एनपीओ के अंदर ये लोग करंट से पिछले भी चले जाते हैं, तो पिछले के केस में मुझे ये दोनों ट्रीटमेंट करनी पड़ी बेटा, ये और ये। बोलो सर पक्का पक्का याद रखोगे। सर करंट ईयर में तो सेम वैसे ही हो रहा है जैसे फाइनल अकाउंट में होता था, लेकिन प्रीवियस ईयर के फिगर्स की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। अब अगला सर ये एक्सपेंडिचर साइड होती है, ऐसे सैलरी की ही तरह बहुत सारे एक्सपेंडिचर यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर, लेकिन सारे के सारे किस नेचर के आएंगे, रेवेन्यू नेचर के। बेटा यहां पे लिख लो टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वो सब यहां पे आएगा। सर एक मिनट, रेवेन्यू मतलब अगर मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया होगा ना तो वो यहां नहीं आएगा सर, वो कहां जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट में, यहां नहीं आएगा। सर पक्का पक्का समझ में आ गया। सर अब आप इनकम के बारे में समझाओ। बेटा जी देखो इनकम के बारे में आप समझो बेटा, इनकम में भी बेटा ऐसे ही होता है। मान लेते हैं हमें इस साल रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन, इस साल मुझे रिसीव हुआ है बेटा सब्सक्रिप्शन कुछ, लेकिन इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसमें से एक बच्चे का सब्सक्रिप्शन इस साल ड्यू था, उसका ड्यू था। मान लिया मेरे यहाँ पे 100 मेंबर है, 100 में से 90 लोगों ने अपनी सब्सक्रिप्शन दे दिया, 10 लोगों ने नहीं दिया, तो बताओ यहाँ पे कितने लोगों का सब्सक्रिप्शन आएगा, 100 लोगों का। लेकिन सर यहाँ पे दिया हुआ कितने लोगों ने, 90 ने, तो मैं 10 लोगों का यहाँ पे ऐड कर दूंगा, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का बेटा, करंट ईयर का मैंने ऐड कर दिया। लेकिन अगर किसी ने
अगर किसी ने पिछले साल का बकाया सब्सक्रिप्शन इस साल दिया तो वो इस साल का इनकम है क्या? नहीं, वो इस साल की इनकम नहीं है, तो सर वो मुझे घटाना पड़ेगा, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। अरे सर ये तो बगल वाले की तरह हो गया। हाँ बेटा ये बगल वाले की तरह हो गया। तो अगर बात समझ में आ गई है तो यहाँ पे भी बेटा सेम चीज कर लो बेटा, प्रीपेड करंट ईयर माइनस प्रीपेड प्रीवियस ईयर ऐड, और ये बाहर चला जाएगा। बोलो सर समझ आया? सब पक्का पक्का समझ में आ रहा है? समझ में क्यों नहीं आएगा बेटा? और सर मुझे एक बात और याद रखनी, हाँ, कि यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस आएंगे या जो भी इनकम आएगी वो सब का सब रेवेन्यू नेचर का आएगा। मतलब परचेजेस ऑफ फर्नीचर क्या यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। बट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये आएगा? ये आएगा, ये रेवेन्यू नेचर का है सर। सर यहाँ पे लिख लो ताकि याद रहे बेटा। यहाँ पे आएगा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये आएगा सर यहाँ पे। बट सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, बट सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा सर। सर पक्का पक्का मुझे अब तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मुझे ये चीज़ याद रखनी है तभी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। चलो सर, अगर लगता है कि आपको बात बन गई है, अब आपको क्या करना है, आपको इनकम साइड का टोटल लगाना है और उसमें से एक्सपेंडिचर साइड को लेस करना है। अगर इनकम ज़्यादा निकलता है तो मतलब क्या आ रहा है सर? सर आ रहा है सरप्लस। लेकिन सर अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, इनकम कम है, तो क्या आ जाएगा बेटा? तो आ जाएगा बेटा डेफिसिट। वेरी गुड बेटा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिसिट। बोलो सर समझ आया कि जाने दिया? सर पक्का 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 समझ में आ गया? अगर पक्का 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 समझ में आ गया तो सर आओ एक क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, एक बार आपको 11th क्लास याद कराते हैं। 11th क्लास में आपको याद है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता था, और ट्रायल बैलेंस के साथ दूसरी चीज क्या होती थी बेटा? एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वहां पे भी ऐसे होगा। देखो आपको उन्होंने ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है। हाँ जी सर, दिया हुआ है। और उसके बाद बेटा नीचे उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, और लास्ट में वो आपको आके क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अवर पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। बोलो समझ में आई बात? हाँ जी। तो बेटा हम भी पहले वैसे ही करेंगे, जो आदत हमें पता, हम पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन करेंगे। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एक मिनट सर, देखो मैं गलती ना कर दूं, इसीलिए पहले देखते हैं आप बना कौन से साल के लिए रहे हो। हम लोग कौन से साल के लिए बना रहे हैं बेटा? 31 मार्च 2020 के लिए। और यहाँ पे उन्होंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब के लिए बोली है? 31 मार्च 2020 के लिए। तो ये जो 55,000 है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है? ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है? क्लोजिंग, आई मीन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर मैंने बोला था, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। आओ सर, अब मुझे पता है कि सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इनकम होता है कि एक्सपेंडिचर होता है? सर आप आके देख लो ना अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो कहां पे दिया हुआ है? रिसीट साइड दिया हुआ है, तो इनकम है। सर सब्सक्रिप्शन कहां दिया हुआ है? रिसीट साइड दिया हुआ है। अब आप यहां पे लिख दो बेटा बाय सब्सक्रिप्शन। बताओ इस पूरे साल आपको कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? क्वेश्चन में देख के बताओ कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? 4 लाख या 410 आ रहा है? 410 या 420? 420 आ रहा है बेटा। तो इस बार मुझे सब्सक्रिप्शन कितना मिला दोस्त? 4,20,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,20,000। बोलो बात समझ में आई? नहीं आई समझ? अरे देखना दोस्त, ये दोनों को ऐड करके लिखना है ना। सब्सक्रिप्शन ये मिला और सब्सक्रिप्शन ये मिला, दोनों को ऐड करके नहीं लिखेगा। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है? सर मुझे पक्का पक्का पता चल गया। बोलो समझ में आया? 4,20,000 है इस साल का सब्सक्रिप्शन। ठीक बात है गलत बात है? सर बहुत बहुत ठीक बात है, मुझे समझ में आ भी रहा है। अब आगे चलूं? हाँ जी सर, अब आगे चलते हैं। सर इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहा है कि आपका आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है? 55,000। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। तो मैं कह रहा हूं ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है? 55,000। डन? बोलो समझ आया? बोलो ना दोस्त, समझ आया कि नहीं आया? सब पक्का पक्का समझ में? बेटा आपको एक बात पता है, एक बात बताओ, इस साल जब तुम पैसे पे कर रहे हो
तो तुम्हें इस साल जब तुम पैसा रिसीव कर रहे हो तो तुम्हें इस साल के लिए पैसा रिसीव करना चाहिए। तुम्हारा साल कौन सा है? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 का मतलब कि तुम्हारा साल है 19-20। पर देखो तुमने यहां पे पैसा कब के लिए भी रिसीव कर लिया है? 18-19 के लिए। यार 18-19 के लिए यहां पे क्यों रिसीव कर रहे हो? क्योंकि ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा जो तुमने इस साल रिसीव कर लिया। ओ आई सी, मतलब सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अपने को क्या करना होता है? लेस। तो यहां पे कर दो लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। कितना है सर वो? सर वो है 65,000। ये मैंने कर दिया लेस। बोलो बात समझ में आई या जाने दिया? तो आंसर कितना आएगा? 4,10,000। बोलो ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं कर सकता था? क्या ये वाला फिगर ऐसे ना करके मैं ऐसे कर सकता था? ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं ऐसे कर सकता था कि मैं यहां पे लिखूं बाय सब्सक्रिप्शन 355, मैं बस 355 लिखूं? भाई इस साल के लिए तो मुझे इतना रिसीव होना था। मुझे इस साल के लिए इतना रिसीव हुआ, और इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना था? 55। तो भी सर आंसर कितना आता? बोलो बात समझ में आई दोनों बात या नहीं आई? मैंने ऊपर ना देखो 355 की जगह कितना ले लिया? 420। मैंने उस 420 में प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दिया, इसीलिए मुझे लेस करना पड़ा। मैंने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया तो लेस ही नहीं करना पड़ा। बोलो बात समझ में आई? सर पक्का पक्का समझ में आ गई। हम दोनों में से कोई एक ही फिगर लेंगे, नहीं तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। चलो सर अगला देखते हैं। सर इतना हुआ सर, आपने इतना करा दिया, अब अगला करा दो। अगला कराते हैं दोस्त। अगली एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये कौन सी आउटस्टैंडिंग है? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग या प्रीवियस ईयर की? करंट ईयर की। क्वेश्चन में देखो बेटा, आपकी सैलरी और वेजेस कितना है? सर 1,65,000 है। तो लिखो सर सैलरी किस साइड लिखेंगे? सैलरी किस साइड लिखेंगे बेटा? बोलो यहां लिखेंगे। लिखो बेटा टू सैलरी 1,65,000 डन, प्लस बोलो बच्चे प्लस आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का है? करंट ईयर का है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है दोस्त? ऐड होता है। मैंने यहां पे कर दिया ऐड 40,000। तो ये कितना आ गया बेटा? 2,05,000। बोलो बात समझ में आई या जाने दिया? सर पक्का पक्का समझ में आ रही। अगली चीज सर, अगली इंफॉर्मेशन दिखा दो सर। देखो बेटा, डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को 25% से डेप्रिशिएट करो। इन्होंने यहाँ पे कोई पर एनम नहीं लगाया है सर, नहीं लगाया तो नहीं मानेंगे। तो सर आप देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कहाँ जो डेप्रिसिएशन लगाए? ओपनिंग में तो तुमने कुछ बताया नहीं है, इसका मतलब साल के बीच में तुमने कहीं खरीदा होगा। देखो सर कहाँ खरीदा? खरीदा है सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का परचेस किया है? 3,42,000 का, 342 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,42,000 का परचेस किया है। तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। लिखो सर टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,42,000 का कितना परसेंट बेटा? 25%। कितना आ रहा है? 85,500। 85,500। 85,500। 85,500। तीसरा देखना सर, तीसरा हो गया। चौथा बेटा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज समझना, अगर मैं किसी को पैसे दूं ये बोल के भैया जो करना हो करना, तो वो पैसा खर्च कर देगा। I mean, वो उसको क्या मान लेगा? अपनी इनकम। उसको क्या मान लेगा? इनकम। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर के दान पात्र में कुछ पैसा डाल देते हैं, तो वो मंदिर के लिए क्या हो जाती है? इनकम। वो मंदिर के लिए क्या हो गई? इनकम। लेकिन अगर मैं मंदिर जाऊं और मंदिर में जाने के बाद पुजारी को 10,000 का चेक देके बोलूं पुजारी साहब इससे ना आप एक और रूम बनवा लेना, तो क्या पुजारी उस पैसे को कहीं और खर्च कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? उससे वो रूम बनाएगा। लेकिन जब तक नहीं बनता वो पैसा उसके लिए क्या होगा? लाइबिलिटी। वो पैसा उसके लिए क्या होगा? लाइबिलिटी। ठीक ऐसा यहां पे हुआ बेटा। यहां पे ना देखो क्या है, एंट्रेंस फीस किसी ने दी कितनी? 85,000। पता उसने क्या बोला? सर 50% को ना आप कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज का मतलब अपने पास रखो, खर्च मत करना जब तक मैं ना बोलूं। तो मेरी इनकम कितनी होगी? आधी।
चलो सर लिखो सर, तो यहाँ पे आधी इनकम आएगी बेटा बाय एंट्रेंस फीस। बताऊंगा वो आधी इनकम बैलेंस शीट में कैसे जाती है बेटा। तो 85,000 का 50% हुई मेरी इनकम। बोलो इसका आधा कितना होता है? हाँ 42,500। सर सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गई क्या? हाँ जी सर सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गई सर। अब आओ सर एक एक करके सारे आइटम को लिखते हैं बेटा, देखते हैं ये हमारी इनकम है या एक्सपेंडिचर है बेटा। चलो सर सबसे पहले रिसीट साइड में जो भी चीज होगी, रिसिप्ट साइड में जो भी चीज होगी वो मेरी इनकम होगी। अच्छा अब बैलेंस, तो सर बैलेंस है, ये कोई इनकम थोड़ी होता है। सब्सक्रिप्शन को लिख चुके, एंट्रेंस फीस को लिख चुके, हमने डोनेशन को नहीं लिखा बेटा, तो डोनेशन को लिखो बेटा बाय डोनेशन। डोनेशन मेरे लिए इनकम है। कितना है सर डोनेशन? सर डोनेशन है 55,000, यहाँ पे लिख दिया मैंने बेटा 55,000। बोलो समझ आया? हाँ जी सर पक्का पक्का समझ आया। अगली चीज बेटा, इसके बाद एक्सपेंड पेमेंट साइड में जो भी चीज होगी वो मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। चलो सर सैलरी वेजेस हो गया, हो गया। ऑफिस एक्सपेंस नहीं लिखा, लिखो सर टू ऑफिस एक्सपेंस। कितना सर? 35,000। बेटा कृष्णा तो कुछ पूछ रहा था, ओके बेटा। उसके बाद बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, नहीं सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कोई रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना था, अपन ने लगा लिया। अगला टेलीफोन चार्जेस 28,000, टू टेलीफोन चार्जेस 28,000। अगला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000। नेक्स्ट बेटा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, टू ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। कितने का है सर? 65 का। और तो कोई आइटम नहीं बचा हुआ? और कोई आइटम है क्या? नहीं सर नीचे बैलेंस है, और कोई आइटम नहीं है बेटा। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया बेटा। अब जल्दी से आप देखो कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट? जल्दी से लगाओ बेटा, मुझे बताओ। सरप्लस आ रहा है, वेरी गुड मैडम। इधर का टोटल कितना? 507 500। बेटा उसमें से ये सब लेस करने के बाद कितना सरप्लस आ रहा है? सरप्लस आ रहा है सर 57,000। 57,000 यहाँ पे कितना आ गया? 507 500। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सर पक्का पक्का समझ में। क्वेश्चन हो गया बेटा, वेरी गुड, मुबारक हो। चलो नालायक बच्चे, उस क्वेश्चन 4 के बाद आप समय आ गया है आपको वो चीज बताने का जो आपके एग्जाम में कभी कभी ये लोग पूछ रहे हैं। पता है ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखा दो। अरे बनाने की क्या जरूरत है, मैंने तो कर दिया सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए। लेकिन कहते हैं नहीं नहीं सर आप ना हमें बना के दिखाओ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है। मैंने कहा यूं बना देते हैं, आओ कैसे बनता है बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, देखते हैं सर, समझना सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा देखना। बनाओ मेरे साथ ऐसा कोई फॉर्मेट। अब क्योंकि आपको ये समझाना है इसीलिए यहां पे देखते हैं बेटा, इसीलिए यहां पे देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने ट्रीटमेंट कैसे दी। मान लेते हैं कि इस बार मुझे ना टोटल 1,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ध्यान से समझना। लेकिन इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बेटा 200। इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 200। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था बेटा 150। तो ये तो माइनस होता है, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो तो माइनस होता है ना। हाँ जी सर। अब अगला इस साल का जो प्रीपेड है बेटा, मतलब मैंने जो ज्यादा रिसीव कर लिया है लोगों से, वो है बेटा 300, ये भी माइनस होता है। और प्रीवियस ईयर जो मैंने लोगों से रिसीव किया था एडवांस में, जो इस साल में एडजस्ट कर रहा हूं, वो आ रहा है बेटा 120, वो ऐड होता है। अब मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है बाहर? कितना? 870 कह रहा है बच्चा। देखो जरा 1000 प्लस का 200 प्लस का 120 माइनस का 150 और माइनस का 300, 870। बोलो समझ में आया 870 कैसे निकला? सर पक्का पक्का समझ में आ गया। अब वो कहते हैं यही 870
यही 870 आप हमें अकाउंट से निकाल के दिखाओ। तो मैंने उसको बोला देखो यूं निकाल देंगे, इसमें डरने वाली क्या बात है। मैंने बोला आप यहाँ पे लिखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मैं अभी निकाल के देता हूँ तुमको। कहते हैं दो ना सर। मैं कहता हूँ दे रहा हूँ ना, रुक तो सही, ये बड़ी जल्दी है लेने की। अब समझना, अब मुझे एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? सब्सक्रिप्शन सर मुझे मेरे लिए इनकम है। डन। अगर इनकम है और अगर वो उधार है, अगर वो इनकम है मेरी और इस पे बकाया है, मतलब मुझे इससे इनकम लेनी है, फीस लेनी है और इसने दी नहीं है अभी तक, तो वो मेरे लिए एसेट होगा। वो मेरे लिए एसेट होगा। और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा देखो टू बैलेंस, ध्यान से पहले देख तो लो, टू बैलेंस बीडी। और ये क्या है सर? सर ये ओपनिंग, ओपनिंग वर्ड हटा देते हैं बेटा, ये आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? अबे प्रीवियस ईयर। ओपनिंग है ना सर? ओपनिंग है ना सर? लेकिन सर अगर वो क्लोजिंग में है तो क्या कहलाएगा? बाय बैलेंस सीडी, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। डन? समझा रहा हूं दोस्त। लेकिन अगर किसी ने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया तो मेरे लिए क्या है दोस्त? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैं उसको यहां लिख रहा हूं बाय बैलेंस बीडी, प्रीपेड प्रीवियस ईयर। फिर मैं उसको यहां भी लिखूंगा टू बैलेंस सीडी, प्रीपेड कौन सा ईयर? सर यहां पे आया करंट ईयर। डन? अच्छा अब मुझे एक बात बताना, सोच के, बहुत ध्यान से, गलत नहीं करना। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को कहां लिखते हैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अभी अभी आपने बना के आया ना सर, दिखा दो ना एक बार, ये देखो दिखा दिया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप सब्सक्रिप्शन को कौन सी साइड लिखते हो? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड लिखा हुआ है सर। ये देखो आपने लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है सर? ये जो मेंबरशिप एंट्रेंस ये सब क्या है बेटा? सब्सक्रिप्शन है। लिख लो बेटा, नहीं लिखा तो टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन से कौन सी साइड लिखा? डेबिट साइड। अच्छा वो यहाँ फॉर्मेट में लिखा होगा ना, इसमें आया नहीं होगा, ये है ना बेटा सब्सक्रिप्शन, ये देखो ये आया सब्सक्रिप्शन। कौन सी साइड लिखा हुआ है बेटा आपने? डेबिट साइड लिखा हुआ है आपने। तो अगर वो यहाँ डेबिट साइड है तो बताओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा बेटा। यहाँ बाय बाय कैश अकाउंट, किस नाम से जाता है? बाय कैश अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट से आई है सर ये वाली फिगर। ये वाली फिगर कहाँ से आई है? रिसिप्ट एंड पेमेंट से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सब्सक्रिप्शन को कहां लिखते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप सब्सक्रिप्शन को कौन सी साइड लिखते हो? क्रेडिट साइड। तो अगर वो क्रेडिट साइड है तो यहां पे कौन सी साइड आएगी बेटा? देखो मैंने यहां पे लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन? अब जो आपने ऊपर जो आंसर निकाला था बेटा 870 और जिसमें आपने फिगर्स यूज की थी, ये सब ये जो फिगर यूज की थी, क्या यही आंसर 870, क्या यही आंसर 870 इससे आ जाएगा? चेक करते हैं सर। बताओ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? आई मीन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना है? 150। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है दोस्त? 200। प्रीपेड प्रीवियस ईयर का कितना है? 120। प्रीपेड करंट ईयर का कितना है? इस साल आपको टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? इस साल आपको टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है? 1000 सर। रिसिप्ट एंड पेमेंट से लाए थे तो यहां पे आया 1000। अब सर करना क्या है? बस आप इधर का टोटल लगा दो। इधर का टोटल कितना? 1320। उसमें से माइनस कर दो बेटा ये दोनों, 1320 में से ये दोनों माइनस करो तो 870। तो इसका मतलब ये वाली फिगर किस में निकल गई? बैलेंसिंग फिगर में 870। तो इसका मतलब एग्जाम में जाके अगर वो मुझे अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो मैं ये स्टेटमेंट ना बना के मैं ये अकाउंट भी बना दूंगी। और मुझे अब ये आ गया सर, सर मुझे आ गया। अब सर चाहे वो सब्सक्रिप्शन का पूछे या किसी भी इनकम के बारे में पूछे, उसका अकाउंट ऐसे ही बनेगा, उसका अकाउंट ऐसे ही बनेगा। सर बोले समझ में आया? सब पक्का पक्का समझ में आया? क्यों नहीं आएगा सर समझ में?
क्यों नहीं आएगा सर समझ में? बिल्कुल आएगा समझ में। डन। अब अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा और समझो सर, अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा और समझो। अच्छा नोट करो नोट करो सर, जैसे आपने ये सब्सक्रिप्शन इनकम के लिए कराया, अगर इसकी जगह एक्सपेंस होता तो कैसे कराते? देखो सर, अगर एक्सपेंस होता तो कैसे करते? कुछ नहीं करना होता सर। सर अगर ये इनकम के लिए आपने करवाया, इनकम का नेचर क्या होता है और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, किसी एक एक्सपेंस का बताना, उसके लिए बनाऊंगा। सर सैलरी ले लो ना, लो बेटा, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था वैसे ही मैं अगला अकाउंट बना रहा हूं बेटा, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट। अब जब मैं आपको सैलरी अकाउंट बना के दिखाऊंगा तो मुझे पता है सैलरी का नेचर बिल्कुल उल्टा होता है। सैलरी का नेचर बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे इसका आउटस्टैंडिंग प्रीवियस यहां आ रहा है, उसका यहां आएगा बाय बैलेंस बीडी। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर उसका इधर आया दोस्त, और सर इसके लिए इधर आएगा टू बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। जैसे इसका प्रीपेड क्रेडिट साइड आया था, इसका प्रीपेड डेबिट साइड आ जाएगा बेटा, टू बैलेंस बीडी प्रीपेड प्रीवियस ईयर। तो यहां पे आ जाएगा दोस्त बाय बैलेंस सीडी प्रीपेड करंट ईयर। बोलो समझ में आया? अब हल्का सा फिर से दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि सैलरीज को हम लोग रिसीट एंड पेमेंट में कहां लिखते हैं? डेबिट साइड, पेमेंट साइड। और पेमेंट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। तो वो यहां पे कहां जाएगा? डेबिट साइड, टू कैश अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट। अरे सर पक्का पक्का आपने तो सही बताया। जैसे देखो ये क्रेडिट साइड आया था ना, ये डेबिट साइड आया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। तो यहां पे कौन सी साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलो सर खत्म हो गया। अब बोलो फॉर्मेट याद रहेगा? हाँ जी सर पक्का पक्का मुझे फॉर्मेट याद रहेगा। अगर आपको इतना भरोसा हो गया है कि पक्का पक्का आपको फॉर्मेट याद रहेगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं अब करने के लिए। दे दूं? क्या ये? हाँ सर दे दो, डरते थोड़ी हैं। हटाऊं इसको? हटा रहा हूं बेटा। आओ सर जरा, लो लिखो 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 लिखो, नालायक बच्चों लिखो। चलो लिख लिया, तो अब आओ सर देखो। बेटा वहां के बच्चों को मैंने ये दो क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको घर से नहीं दे रहा, आपको अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है बेटा। लो जल्दी से बेटा बना दो। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट जल्दी से बना दो। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम। गो। चलो नालायक बच्चों देखते हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। कुछ बच्चों की शिकायत है कि उनको क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आ रहा बेटा। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाता हूं। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेटर उठा लेना, मेरे साथ आ जाएगा अपने को। ओके स्क्रीन ऑन कर दूं? हो गया होगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो इलिस्ट्रेशन 2 देखना, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश। कितना रिसीव हुआ? ओए आपको रिसीव कितना हुआ? 42। रिसीव होने का मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, रिसीट एंड पेमेंट की? कि भाई रिसीट एंड पेमेंट में 42,000 आ रहा है। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या है? सर इसके अंदर इंक्लूड है, ये तो 2020 का, इसमें 1600 कब के इंक्लूड है? 2019 के। माइनस कर दो कैलकुलेटर में, माइनस करो 2019 का कितना? 1600। माइनस कर दिया। अरे बोलो ना दोस्त, माइनस कर दिया है ना। आगे 600 कब के लिए मिले? 2021, मतलब अगले साल के लिए मुझे एडवांस मिल गया, प्रीपेड इस साल का। माइनस कर दो। बोलो सर समझ आया? हाँ जी सर ये भी समझ में आया। ऑल्सो 3000 है स्टिल टू बी रिसीव्ड, और 3000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है जो मुझे भी रिसीव करना है। ऐड कर दो, ऐड कर दो। आंसर, आंसर कितना? ये देखो आ गया आंसर। अब ये तो मैंने आपको करवा दिया समझदारी से,
ये मैंने आपको कह दिया समझदारी से। लेकिन अगर आपको समझदारी नहीं चलानी तो मैंने आपको दो चीजें कराई हुई है बेटा। एक तो देखो मैंने आपको ऐसे कराया हुआ स्टेटमेंट वाइज, आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखो, कितना सब्सक्रिप्शन आ जाता बेटा, कितना आ रहा है 42, मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 42,000। उसके बाद क्या है सर, 1600 रुपये 2019 का आउटस्टैंडिंग मिला है, तो ये प्रीवियस आउटस्टैंडिंग है बेटा, ये वाली फिगर है 1900, क्या नाम है कितना था 1600, मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद अगला देखो यहाँ पे मिला 600, 2021 के लिए मिला, अगले साल का एडवांस, मतलब ये एडवांस करंट ईयर है बेटा, तो 600 माइनस कर दो ये। बोलो समझ में आया। उसके बाद बेटा अगला देखो, अगला क्या है 3,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग, तो 3,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे होगा ऐड, आ गया आंसर। तो आप ऐसे करना चाहो, अकाउंट से करना चाहो, कैसे भी करो आंसर सही आएगा। डन, बोलो आ गया। अब मुझे आगे चलने की परमिशन है नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल परमिशन है, क्यों नहीं चलोगे आप? बेटा चलूंगा ही आगे, तुमसे पूछूंगा थोड़ी। आओ सर, जब आप लोग इतना समझदार हो, जब आप लोग इतना समझदार हो, नालायक भी हो, तो आगे चलो। तीसरा वाला तो बहुत आसान होगा। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 एक नए तरीके का क्वेश्चन है, वैसे इसमें कुछ है नहीं, नए तरीके का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं बेटा, नए तरीके का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। आओ देखो सर मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले अब एक चीज समझ लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले अब एक चीज समझ लेते हैं बेटा। इसमें ना आपको बैलेंस शीट बनाना होता है भाई, ऑब्वियसली बात है कि जब हम लोग कुछ कंक्लूड करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। यहाँ पे भी हमें बैलेंस शीट बनाना होता है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा जो करंट ईयर है ना बेटा, मेरे साथ साथ चलना, हमारा जो करंट ईयर है इस बार का वो कौन सा है सर? हमारा करंट ईयर 2023-24। तो बताना प्रीवियस ईयर क्या होगा, बोलो ना सर, प्रीवियस ईयर क्या होगा? 22-23। सर इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ओपनिंग। हम लोग कई बार इसको बोलते हैं करंट ईयर और इसी को बोलते हैं बेटा प्रीवियस ईयर। डन। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात और समझते चले जाओ बेटा। यहाँ पे ना भैया हमें ना दो बैलेंस शीट बनानी होती है। मैंने इनसे पूछा ऐसा क्यों करते हो, कहते चुपचाप बना लो, मैंने फिर चुपचाप बना लिया बेटा। देखना बेटा, शायद वो जो जवाब ये नहीं दे पाए वो जवाब आप दे दोगे कि दो बैलेंस शीट बनाने का लॉजिक क्या है। दो बैलेंस शीट बनाने का यहाँ पे लॉजिक क्या है आप समझेंगे बेटा आज। आज बेटा हम सब समझ लेंगे। बेटा ये है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट, मैं इसको बोल रहा हूं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। मतलब 23 का मतलब क्या हो गया, ये ओपनिंग वाला। यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024। ये कौन सी हो गई, क्लोजिंग बैलेंस शीट। जरा नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत कुछ सिखाना है आज। चलो नालायक बच्चे अब देखना समझना, मेरे पास समझ मैडम, मान लेते हैं कि मेरे पास ओपनिंग में कोई एसेट था, एसेट का नाम है फर्नीचर, 10,000 रुपए का। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। ओपनिंग में मेरे पास फर्नीचर है 10,000 रुपए का, ठीक। इस बार उस फर्नीचर में 10% का डेप्रीसिएशन लग गया। एक फर्नीचर है 10,000 का, उस पे 10% का डेप्रीसिएशन लग गया, तो बताओ डेप्रीसिएशन कितना लगा होगा, 1,000। तो 10,000 पे जब 1,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लग जाएगा तो उस डेप्रीसिएशन को हम कहां लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या रिसीट एंड पेमेंट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या कहता है, जो इस साल का है वो इसी में डालो। रिसीट एंड पेमेंट तो कहता है जो आया है वो, डेप्रीसिएशन तो कोई कैश का खर्चा है नहीं। चलो सर मैंने 1,000 रुपए काट दिया, अब जो 9,000 रुपए बचे फर्नीचर के वो कहां लिखेंगे, वो लिखेंगे क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। तो वो फर्नीचर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा सर
9,000 रुपए का। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो सर बात समझ में आई या नहीं आई? सर मुझे पहली वाली बात समझ में आ गई, मैं पहली वाली बात यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, फर्नीचर डेप्रीशिएट एट द रेट 10%। सर मुझे पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज देखना, दूसरी चीज, सर मेरे पास ना मेरे ओपनिंग में बुक्स थी, बुक्स कितने की? 5,000 की। अब ये पता है क्या कहता है? सर ये दूसरा स्टार कहता है, दूसरा स्टार कहता है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर क्लब परचेज्ड बुक्स वर्थ ₹3,000। अब मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक्स कितने की जाएगी? क्लोजिंग में बुक्स कितने की जाएगी? 8,000 की। वेरी गुड बेटा। मैडम मैं हमेशा बोलता हूं कशिका मैडम आपके अंदर टैलेंट है, बट कुछ बच्चों के साथ रहकर, मैं लॉजिक बताता हूं। आपने कहावत सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कभी ना ना, मेरा कहना वही कहावत ये क्यों नहीं बनी कि एक मछली पूरे तालाब को साफ भी तो कर सकती है, साफ भी तो कर सकती है, वो गंदा ही क्यों कर रही है? नहीं नहीं, आपको मैं कौन होता हूं लपेटने वाला, ठीक है? चलो सर अभी समझा क्या? एक मछली तालाब गंदा कर रही है, वो मछली साफ भी तो कर सकती है। इसके पीछे लॉजिक है। हमेशा हमेशा ये जो नेगेटिविटी होती है ना, नेगेटिविटी ये ज्यादा बड़े तरीके से काम करती है। नेगेटिविटी ज्यादा बड़े तरीके से काम करती है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। मतलब आप अपने दिमाग के अंदर 99 पॉजिटिव्स रखो और एक नेगेटिव लेके आ जाओ, वो आपकी 99 पॉजिटिव्स को खा जाएगी, खा जाएगी। बस आपको एक बार पता चल जाए कल मैंने उसको किसी के साथ देखा था, बस मां की दुनिया की, अब मेरा पूरा दिन इसी बात पे चला जाएगा, चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। हो सकता है वो उसका भाई हो, बस इतनी सी बात पे मेरे पूरे दिन की मां बहन हो जाती है ना। ये है पावर ऑफ नेगेटिविटी। और वो खुद का दिमाग नहीं खराब करती, फिर वो उसको फोन करके उसका भी दिमाग खराब करती कि तू किसके साथ घूम रहा था। वो खुद परेशान, मैं घूम रहा था, मैं तो घर से निकला भी नहीं। दोनों का दिमाग खराब होगा, दोनों अपने अपने दोस्तों को पता है मेरा वाला घूम रहा था। समझ रहे मेरी बात? इस एज में अभी पढ़ो ही मत बेटा, इस चक्कर में पढ़ो ही मत। डन? आ जाओ सर। चलो सर अगला देखना सर। इतनी चीज समझ में आई, इतनी चीज समझ में आई। अब चलो अगला देखना सर। फर्नीचर के अलावा बेटा यहाँ पे व्हीकल, व्हीकल, अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखना सर। व्हीकल है सर, व्हीकल में मैं लगा रहा हूं 3 स्टार, व्हीकल में मैंने लगाया बेटा 3 स्टार। ड्यूरिंग द ईयर क्लब परचेज्ड बुक वर्थ ₹3,000, क्लब परचेज बुक्स ₹3,000। अब बेटा व्हीकल का देखना बेटा, आपके पास ना व्हीकल था 10,000 का, आपके पास व्हीकल है 10,000 का, डेप्रीसिएशन लगा है उसके ऊपर 10% का, ऑन ऑल एडिशन। बोला कि आप अगर साल के बीच में कोई एडिशन भी करोगे तो उसके ऊपर भी 10% लगेगा। उसके बाद आपने साल के दौरान परचेज कर लिया 20,000 रुपए का, और साल के बीच में आपने सेल भी कर दिया है 2,000 रुपए का। अब बताओ यहां पे व्हीकल कितने का आएगा? अब बताओ यहां पे व्हीकल कितने का आएगा? क्या क्या चीजें हुई, उठाओ कैलकुलेटर, क्या क्या चीजें हुई, उठाओ कैलकुलेटर। सर आपके पास व्हीकल कितने का था? 10,000 का। आपने परचेज कितने का कर लिया? 20,000 का। बेटा 20,000 का परचेज किया ना, 20,000 का। तो अब व्हीकल कितने का हो गया टोटल? 30 का, 30 का। लेकिन डेप्रीसिएशन में किस पे लगाऊं, 10 पे, 20 पे, या जो मैंने बेचा 3 का वो घटा के? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, आप 10% का डेप्रीसिएशन लगाओ और एडिशन पे भी लगाओ। तो अब आपके पास वो ऐड करके कितने का हो गया? 30,000 का। 30,000 का 10% काटो, 3,000, तो कितना बचा? 27। और आपने सेल कितने का कर दिया है, तो वो माइनस कर दो सेल। तो यहाँ पे व्हीकल कितने का आ जाएगा बेटा? 25 का। बोलो बात समझ में आई? सर मुझे पक्का पक्का समझ में आया। अगर पक्का पक्का समझ में आ रहा है तो बेटा बैलेंस शीट आप खत्म कर रहे हो। अब अगली चीज देखो सर। सर आपने मुझे बहुत बार आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कराया बेटा,
ठीक नहीं बेटा, मैंने आपको बहुत बार नहीं कराया, मैंने बस आपको 4 बार करवाया, मैंने बस आपको 4 बार करवाया। जैसे एक्सपेंसेस 4 हो सकते हैं। पहला एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर दोनों जगह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? हाँ बेटा, ये कौन सा वाला? ये प्रीवियस ईयर वाला। ये कौन सा वाला? बहुत बढ़िया सर, मेरे समझ में आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर ऐसे तो आप प्रीपेड एक्सपेंस भी लिख सकते हो। हाँ बेटा लिख सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां पे भी और प्रीपेड एक्सपेंसेस यहां पे भी। सवाल कौन सा कौन है? सर ये प्रीवियस ईयर वाला है और ये करंट ईयर वाला है। बोलो मैंने आपको 4 एक्सपेंसेस कराए थे बेटा, मैंने आपको साइमल्टेनियसली 4 इनकम भी कराई है। पहला आउटस्टैंडिंग इनकम, यहां लिख दो बेटा आउटस्टैंडिंग इनकम। तो सर यहां पे भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम, बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन ये वाला कौन सा? सर ये प्रीवियस ईयर वाला। ये वाला कौन सा? सर ये करंट ईयर वाला। ठीक ऐसे ही बेटा होगा प्रीपेड इनकम, वो मैं यहां पे भी लिखूंगा प्रीपेड इनकम, और मैं यहां पे भी लिखूंगा प्रीपेड इनकम। क्या बात है सर, सर सब समझ में आ रहा है, पता है मुझे यार, ये प्रीवियस ईयर वाला और ये करंट ईयर वाला। अब अगर इतना समझ में आ गया तो बैलेंस शीट खत्म बेटा, बैलेंस शीट खत्म, बस 2 आइटम को डाल के। 1 मिनट, अब जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, एग्जाम में आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, और रिसिप्ट एंड पेमेंट जब बनता है तो शुरुआत में कैश आता है और एंड में कैश आता है। जो शुरुआत वाला कैश है उसको यहां पे लिखना है कैश, कौन सा वाला? ओपनिंग वाला यहां रिसिप्ट एंड पेमेंट का, और कैश यहां कौन सा वाला? क्लोजिंग वाला यहां। बोलो बात समझ में आई? बोलो ना दोस्त, बात समझ में आई? हाँ जी सर, पक्का पक्का बात समझ में आ रही है। अगर पक्का पक्का बात समझ में आ गई तो अब करना है इसको क्लोज। सर पहले किसको क्लोज करें? सर पहले किसको क्लोज करें? ऐसा किसी को भी कर दो। पहले कौन क्लोज होगा? पहले ओपनिंग वाला क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग के जब मैं इधर के सारे आइटम को ऐड करके इधर के आइटम लेस करूंगा तो बेटा यहां आएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा? कैपिटल फंड। क्या कहलाएगा? कैपिटल फंड। लिखो बेटा, क्या कहलाया? कैपिटल फंड। अब बेटा यही कैपिटल फंड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का जो कैपिटल फंड आया है, ये कैपिटल फंड यहां आएगा बैलेंस शीट में, यहां कैपिटल फंड, वही सेम फिगर हम उसको यहां लिख देंगे। और अभी जब मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा रहा था तो अनुष्का दीदी ने मेरे से पूछा सर सरप्लस कहां जाता है? बेटा इस कैपिटल फंड में आके वो सरप्लस ऐड हो जाता है, और ऐड करके हम लोग इस साइड लिख देते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे। अगर आपका ये वाला क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट दोनों तरफ से टैली कर गया तो मतलब आपका सवाल सही है। बोलो सर मजा आया? नोट करो। नालायक बच्चों, बैलेंस शीट के बाद आपका वेलकम है। अब इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं सर, दिखा दो सर क्या लिखा है, समझना। देखो इसमें कुछ है नहीं, ये कोई सवाल है नहीं, ये कोई सवाल नहीं है, बट फिर भी देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लब। कह रहे हैं हमने ना आपको यहाँ पे कुछ खर्चे दिए हुए हैं, कुछ इनकम दी हुई है, कुछ रेवेन्यू दिए हुए हैं, आप इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां दिखाएंगे, आप बस उसको प्रेजेंट करके दिखा दो। मैं कहा ठीक है, करके दिखाते हैं। देखते हैं सर क्या क्या है इनके पास। सबसे पहले कहते हैं कि मैच एक्सपेंसेस, इन्होंने मैच का एक्सपेंस किया ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में इन्होंने कितना पैसा खर्च किया है? 1,10,000 रुपए। साल के बीच में इन्होंने कितना पैसा खर्च किया? 1,10,000 रुपए। लेकिन इनके पास साल के शुरुआत में फंड कितना था? 30,000 रुपए का। अरे अजीब है, इनके पास फंड कितना साल के शुरुआत में? 30,000 रुपए का। मतलब मम्मी ने क्लब जाने के लिए दिए 30,000 रुपए, बंदी खर्चा करके आई 1,10,000 रुपए। यही वाली बात है ना, आपके पास साल के शुरुआत में फंड कितना है? 30,000 का, और आप खर्चा कितना कर दो? 1,10,000 का। पता लगाते हैं पैसा कहां से लाई। देखते हैं सर दूसरी चीज में लिखा है डोनेशन। अच्छा, साल के बीच में इसको क्या मिल गया है? 55,000 का डोनेशन मिल गया है। क्या मिल गया है? डोनेशन। इसके अलावा इन्होंने मैच में ना कुछ टिकटें रख दी थी और वो टिकट बिक गए। कितने के?
20,000 रुपए के। तो अगर टोटल देखा जाए तो उनके पास कितने पैसे आए होंगे देखना जरा, कुछ फंड था, कुछ डोनेशन आया, कुछ टिकट बिक गए, टोटल कितना आ रहा है 1,05,000। ओहो, और खर्चा कितना हो गया 1,10। अब चलो चल के देखते हैं कि इसको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां कहां दिखाएंगे। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। कहां कहां ये दिखेगा आओ देखते हैं सर, बनाओ मेरे साथ बेटा फॉर्मेट, कहां कहां दिखेगा बनाओ। चलो बेटा इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 चीजें बनानी है। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट इस साल का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस साल का, बैलेंस शीट ओपनिंग, बैलेंस शीट क्लोजिंग। दिखाता हूं कौन से आइटम कहां कहां जाएंगे। आओ सर मेरे साथ आ जाओ दोस्त, नलायक गधे घोड़े बच्चों मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ जनाब आ जाओ सर। सबसे पहले मैच एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, आपने साल के दौरान कितना पैसा खर्च किया है 1,10,000। खर्चा कहां आता है सर, खर्चा आता है रिसिट एंड पेमेंट में, यहां पे लिख देते हैं एक्सपेंसेस ऑन मैच। कितना खर्चा किया 1,10,000 मैंने यहां लिख दिया। अगला आपके पास ओपनिंग में फंड कितना था 30,000, मतलब ओपनिंग में आपके पास बैलेंस शीट में मैच का फंड था, एक लाइबिलिटी थी कि आपको ये वाला पैसा मैच में ही खर्च करना है। बोलो समझ में आया। इसके बाद सर 2 चीजें आई हैं, आपको डोनेशन मिल गई 55,000 की, मैंने यहां लिखा रिसीट साइड में डोनेशन कितना 55 का। उसके बाद सर टिकट बिक गई, टिकट कितने की बिक गई दोस्त, टिकट बिक गई सर 20,000 की, मैंने यहां लिख दिया। अब ये वहां से नीचे कैसे आएगा वो देखना सर। अब यहां पे ऐसे होगा बैलेंस शीट में बेटा, आपके पास मैच का फंड कितना था सर 30,000 का फंड था, प्लस आपके पास डोनेशन कितना आया सर, डोनेशन आया 55,000 का। सर फिर उसके बाद आपने टिकट कितने का बेच लिया सर, टिकट बेच लिया 20,000 रुपए का, तो आपके पास टोटल कितने पैसे थे 1,05,000 का। ये फंड था आपके पास और ये 2 आपके पास इनकम आई थी, मैंने उन सबको बैलेंस शीट में लिख दिया कि मेरे पास टोटल फंड आज की डेट में कितना था 1,05,000 का। बट खर्चा कितने का हुआ है, खर्चा कितने का हुआ है, तो मैंने यहां पे देखो माइनस किया एक्सपेंसेस 1,05,000 बेटा। क्यों, क्योंकि फंड तो 1,05,000 का ही था, तो एक्सपेंसेस वहां से कितने मीट आउट होंगे 1,05,000, बाकी का 5 कहां से जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, तो यहां पे एक्सपेंडिचर से आ जाएगा मैच एक्सपेंसेस 5,000। बोलो बात समझ में आई कि जाने दिया, अगर बात समझ में आई है तो इसको ध्यान से देख के नोट करो बेटा।